हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ओवम के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं और जो उनके डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जो ओवम के चारों तरफ पाए जाते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि जो हमारा ओवम होता है वो कितने डिफरेंट लेयर्स से बना हुआ है और उनका क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो ओवम वर्ड आप सुनते हैं, जनरली हम ओवम कह देते हैं, लेकिन ये एक तरह से रॉन्ग होता है, क्योंकि जो अनफर्टिलाइज जो एग सेल होता है उसे हम सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, यानी कि जो स्पर्म और जो एग सेल अगर मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, तब हम इसे ओवम कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि सेकेंड पोलर बॉडी जो होती है वो बन चुकी होती है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम ओवम कहते हैं। लेकिन जो अनफर्टिलाइज्ड जो एग सेल है, यानी कि जो स्पर्म होता है, ये अगर एग सेल से नहीं मिला हुआ होता है तब तक ये क्या कहलाता है, आपका सेकेंडरी oocyte। लेकिन जैसे ही एक स्पर्म एक सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करता है और सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ पे बनती है, तब जाके इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ओवम का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेशली क्या चीज़ की बात करने वाले हैं, सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो कि कैसा होगा, अनफर्टिलाइज्ड होगा। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि ओवम होता क्या है। तो ओवम एक क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप देखते हैं बॉल जो होता है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर के जैसा होता है, लेकिन एग सेल जो होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन स्फेयर के रूप में रहेगा और ये काफ़ी छोटा होगा। तो ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। देन दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक गैमेट है, यानी कि जो हमारा एग सेल होता है ये एक फीमेल गैमेट होता है, जो कि मेल गैमेट जो है हमारा स्पर्म, इन दोनों के फ्यूजन से आपका एक जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और यही जाइगोट फाइनली क्या बनाते हैं, एम्ब्रायो, और यही एम्ब्रायो डेवलप करके एक फुल्ली डेवलप बेबी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ओवम में क्या लिखा हुआ। सो इट इज़ अ हैप्लॉइड एग सेल एंड प्रोड्यूस बाय द फीमेल ओवरीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड कैपेबल ऑफ बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म टू फॉर्म अ जाइगोट। तो आप यहाँ पे अंडरस्टूड हो गए कि ये क्या होता है कि हैप्लॉइड एग सेल है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड कहने का मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है किसी सेल में वो 46 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे गैमेट सेल्स होते हैं, यानी कि स्पर्म और जो ओवम होते हैं, इनमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे कितने होंगे, केवल 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे इस एग सेल में, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड के लिए हम यहाँ पे एन के रूप में इसे डिनोट करते हैं। तो हैप्लॉइड के लिए हम एन लेते हैं और डिप्लॉइड के लिए यहाँ पे 2n हो जाता है, यानी कि 23 को आप 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 46 मिलता है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड के लिए हम n लगाएंगे। देन ये प्रोड्यूस किससे हो रहा है, आपके फीमेल ओवरीज से ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के टाइम क्या होता है कि आपकी जो ओवरीज होती है वो हर मंथ ऑल्टरनेटिवली क्या करती है, एक ओवम को रिलीज करती है, यानी कि सेकेंडरी oocyte को यहाँ पे क्या करती है, रिलीज करती है। तो ऑल्टरनेटिवली कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस मंथ जब भी किसी फीमेल के पीरियड्स आते हैं, अगर उनका जो एग है वो लेफ्ट ओवरी से रिलीज हुआ है, तो जब नेक्स्ट मंथ में पीरियड्स आएंगे तो वो आपकी राइट ओवरी से जो ओवम होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो इसका मतलब कि हर मंथ में क्या होता है कि ये किसी मंथ में ये लेफ्ट से होगा तो उसके नेक्स्ट मंथ में वो राइट से रिलीज करेगा। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेटिवली क्या करते हैं, आपके जो एग सेल है उन्हें यहाँ पे रिलीज करने का काम करते हैं। किसका काम होता है, ये ओवरीज का। तो ओवरीज क्या करती हैं, इन एग्स को रिलीज करती है। देन ये क्या होता है, जो ओवम होता है ये फर्टिलाइज होता है किससे, स्पर्म से, और फाइनली क्या बन जाता है, आपका जाइगोट। फाइनली यहाँ पे आपको क्या मिला, जाइगोट मिला। तो यहाँ पे फिर आप क्या देखते हैं कि इनमें क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स पाए जाते हैं, किसमें, हमारे ओवम में। तो इनका क्या होता है, जो लेयर्स बनते हैं इनका क्या होता है, डिफरेंट क्या होगा, आपका फंक्शंस भी आपको डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले फिगर ड्रॉ करूँगी, फिर हम स्टेप बाय स्टेप हर एक लेयर की यहाँ पे फंक्शंस को देखते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल मतलब कि ये राउंड होगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी सबसे पहले एक राउंड स्ट्रक्चर। और ये जो पहली लेयर होगी, आप सबसे पहले किसी भी सेल में अगर बात करते हैं, किसी भी एनिमल सेल में, उसका जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जिस तरह से सारे एनिमल सेल की सबसे आउटर लेयर हमारी क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने यहाँ पे लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
उसी तरह से हमारे ओवम में भी क्या होगा, एक थिन लेयर होगा जिसे कि हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर वाइटलाइन मेम्ब्रेन के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर इसमें आपके अंदर में क्या आपको मिलने वाला है, इसमें कुछ छोटे छोटे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। इसका भी हमारे जो स्पर्म की मीटिंग होती है एग के साथ, इनमें ये पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करती है। तो पॉलीस्पर्मी क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें कि बहुत सारे आपके एंजाइम मिलेंगे जो कि सिक्रेट होते हैं। तो ये चारों तरफ से आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है। फिर से आपके सेंटर में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस जैसे कि हर एक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसी तरह से इसमें भी क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस में आपके हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्या होंगे, क्रोमोसोम, मतलब कि इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे जो कि जो स्पर्म बाकी हमारे क्रोमोसोम को जब ले आता है तब क्या करते हैं, इसके साथ ये फ्यूज करके फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको मिल जाते हैं। तो एक नॉर्मल सेल की तरह इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर में आपके क्या है, एक न्यूक्लियस है और इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं जिसे कि हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें और भी लेयर्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफ नहीं है कि वो क्या करे, बहुत सारे स्पर्म जब अटैक करते हैं किसी ओवम को तो ये क्या करते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि केवल एक स्पर्म को ही अंदर जाना होता है। अगर बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो सब में 23 जो हमारे क्रोमोसोम हैं वो सारे क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे और इस केस में क्या होगा, ये जो आपका एग है ये फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा और जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए इसके चारों ओर और भी डिफरेंट लेयर्स बनते हैं। तो वो कौन कौन से लेयर होंगे, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा लेयर होगा वो हमारा होगा जोना पैलिसुडा। तो ये जो हमारा लेयर है ये ठीक हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड होता है, इस तरह से होगा। और ये जो हमारा जोना पैलिसुडा होता है इस पे क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स बने होते हैं। वो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ZP3 रिसेप्टर कहलाते हैं। और ZP3 क्यों? क्योंकि Z स्टैंड फॉर जोना एंड P फॉर पैलिसुडा एंड जो थर्ड जो यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये होता है कि रिसेप्टर का नंबर बताता है। तो ZP3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं किस पे, हमारे जोना पैलिसुडा जो लेयर होती है उस पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे रिसेप्टर्स आपको मिलते हैं। तो इस तरह से ये रिसेप्टर्स होते हैं और इनका क्या काम होता है कि ये स्पर्म के अटैचमेंट के लिए होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्पर्म को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनका यहाँ पे बॉन्डेशन होता है, यानी कि ये बॉन्ड बनाते हैं और फाइनली ये एक्रोसोमल जो रिएक्शंस होते हैं वो स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। कौन से आपके, ये ZP3 जो रिसेप्टर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो ये बहुत सारे होंगे यहाँ पे जो कि आपके जोना पैलिसुडा लेयर पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे। उसके बाद से इसके आउटर में एक और हमारी लेयर आती है। ये जो लेयर होती है ये कहलाती है हमारा कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से बाहर की तरफ निकले हुए दिखते हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं ये जो हमारा कहलाता है कोरोना रेडियाटा। तो ये इस तरह से निकले होंगे और ये चारों तरफ से क्या करते हैं, ये कवर करने का काम करते हैं। तो ये एक तरह से सबसे आउटर लेयर होती है और आप देख रहे होंगे कि ये आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। तो ये क्या होती है, जो हमारी सबसे आउटर लेयर होती है, यानी कि जो कोरोना रेडियाटा है ये हमारे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। एनवायरनमेंट कहने का मतलब हुआ कि जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर ये जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके कांटेक्ट में ये लेयर रहती है। तो इस तरह से हम बना लेंगे चारों तरफ ये कोरोना रेडियाटा। तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है एक पूरे हमारे ओवम का, यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है, अनफर्टिलाइज जो एग सेल है हमारा सेकेंडरी oocyte, ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आप जोना पैलिसुडा लेयर को देख रहे हैं ये ब्लैक वाले को, और जो हमारा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके बीच आप एक स्पेस को देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है,
बहुत सारे स्पेस है। तो ये जो स्पेस होते हैं ये क्या होते हैं, फ्लूइड फील्ड होते हैं, यानी कि इसमें फ्लूइड जो होता है वो भरा होता है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये फ्लूइड है। तो ये फ्लूइड का क्या काम होता है कि ये क्या करते हैं, बाहर से अगर बाहर के एनवायरनमेंट से अगर कोई भी फोर्स आता है या कोई स्ट्रेस होता है तो क्या करते हैं, ये अंदर वाले चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। तो ये क्या होता है, पूरे तरह से फ्लूइड फील्ड होंगे। और स्पेस को हम क्या कहते हैं, पेरीवाइटलाइन स्पेस। पेरीवाइटलाइन स्पेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका क्या नाम है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन। तो वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर जो हमारे स्पेस है इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, पेरी। पेरी मतलब होता है चारों तरफ। तो वाइटलाइन मेम्ब्रेन के चारों तरफ अगर कोई स्पेस है तो इसका नाम क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, पेरीवाइटलाइन स्पेस। तो ये कैसा है, फ्लूइड फील्ड। अब हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कोरोना रेडिएटा है, ये ग्रीन कलर वाला, इसमें भी आपको बहुत सारे स्पेस नजर आ रहे होंगे बीच बीच में। तो यहाँ पे मैट्रिक्स भरे होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, आपके सेल के बाहर ये सब क्या है, प्रेजेंट है। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे ये जगह ले लेते हैं, कौन, मैट्रिक्स। तो इस तरह से चारों तरफ से क्या है, मैट्रिक्स है। तो ये हमारे क्या बन गए यहाँ पे, मैट्रिक्स। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं एक एक करके। सबसे आउटर में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। यहाँ पे फिर आप क्या देख रहे हैं, इसके बाद से जो हमारा कोरोना रेडिएटा है उसके बाद से जो हमारा लेयर है वो क्या कहलाएगा आपका, जोना पैलिसिडा। ये आपकी सेकेंड लेयर होगी। देन हमारी थर्ड लेयर यहाँ पे क्या है, ये ब्लू कलर वाली जो आप देख रहे होंगे ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, या फिर आप इसे क्या कहेंगे, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, वाइटलाइन मेम्ब्रेन। तो ये हमारी क्या होगी, थर्ड लेयर हो गई। अंदर में आप क्या देख रहे हैं, ये जो रेड कलर के जो ग्रैन्यूल्स है ये क्या आपके कहलाते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। तो ये हैं क्या, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। इस पे बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, आपके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा ZP3 रिसेप्टर, रिसेप्टर। तो ये हो गया हमारा ZP3 रिसेप्टर। अब क्या बचा हमारा, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये हमारा क्या है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो ये यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है जो कि कैसा है, हैप्लॉइड। तो यहाँ मैं N से डिनोट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे आपके अंदर में और क्या होगा, इसके साइटोप्लाज्म ऑलरेडी आपको पता है कि हर सेल में होते हैं। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, साइटोप्लाज्म इस सेल के अंदर होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे जो लेयर्स है वो मैंने आपको बताया। फिर एक्स्ट्रा में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक तो है हमारा यहाँ पे पेरीवाइटलाइन स्पेस जो कि वाइटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर है। तो ये हो गया हमारा पेरीवाइटलाइन स्पेस। उसके बाद से आप ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो यहाँ पे मैट्रिक्स है वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी चीज़ हमने लेबलिंग कर ली है। तो हम एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो सबसे आउटर जो लेयर होता है उसका यहाँ पे क्या फंक्शन होगा। तो कोरोना रेडिएटा हमारा सबसे क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये जो आउटर मोस्ट आपका लेयर होता है ये क्या होता है, किससे बना होगा, तो ये बना होता है फॉलिकुलर सेल से। ये कैसे होते हैं, ये प्रोटीन के कुछ जो होते हैं हमारे फॉलिकल सेल्स, ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये जो आप देखते हैं ना, ये वाला जो हमारा कोरोना रेडिएटा, ये क्या होते हैं, एक ये सेल की तरह होते हैं, यानी कि ये क्या है, सेल है जो फॉलिकुलर सेल कहलाते हैं। और ये बने किससे होते हैं, आपके यहाँ पे ये प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये सबसे आउटर मोस्ट होता है एंड हेल्प टू नरिश द oocyte। तो ये जो फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये फिगर है हमारा सेकेंडरी oocyte का। ये फिगर है हमारा 2 डिग्री oocyte मतलब सेकेंडरी oocyte। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, अनफर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड।
देन यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये नरिशमेंट में काम आता है किसके, oocyte के। देन हमारा सेकेंड लेयर जो होगा जोना पेलिसुडा, इट इज द मिडिल थिक लेयर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो हमारी सेकेंड लेयर जो होती है ये कैसी बनी होगी, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होगी और ये मिडिल लेयर होगी और कैसी होगी, ये काफ़ी थिक लेयर होती है। इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय मल्टीपल स्पर्म। तो ये क्या करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है, ये प्रिवेंट करती है कि बहुत सारे जो मल्टीपल स्पर्म होते हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्पर्म एक साथ आते हैं आपकी यूट्रस में आपके ओवम तक पहुंचने के लिए। तो क्या होता है कि सारे जो स्पर्म आते हैं वो सारे फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे केवल मोनोस्पर्मी होनी चाहिए। मोनोस्पर्मी मतलब केवल एक स्पर्म ही क्या करना चाहिए, फर्टिलाइज करना चाहिए आपके सेकेंडरी oocyte को। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलीस्पर्मी। यानी कि जब मल्टीपल स्पर्म जो आते हैं उन्हें क्या करना है, यहाँ पे प्रिवेंट करना है। तो ये फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे, मल्टीपल स्पर्म के फर्टिलाइजेशन को, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीस्पर्मी। देन फिर क्या होता है कि एंड ZP3 रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके इसी लेयर में, किस पे, जोना पेलिसुडा पे। तो ZP3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, फॉर्मिंग अ बॉन्ड बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। तो ओवम और स्पर्म के बीच में बॉन्ड बनाते हैं और ये जो बॉन्ड बनता है इस वजह से क्या होता है कि एक तो पॉलीस्पर्मी भी रुकती है और सेकेंड थिंग क्या होता है कि जो हमारा स्पर्म का हेड होता है वो वहाँ पे क्या करते हैं, एक्रोसोमल यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होता है और फिर क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है कि जो ब्लॉकेज ऑफ अनदर स्पर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब कि जो बाकी स्पर्म्स होते हैं उनकी एंट्री को यहाँ पे रोकने की कोशिश होती है। तो हर एक लेयर की आप लगभग फंक्शन में आप देखेंगे कि ये पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं। तो पॉलीस्पर्मी यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे मोनोस्पर्मी करवाना होता है, इसलिए हर एक लेयर यहाँ पे बनाई गई है पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए। तो ZP3 रिसेप्टर यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे हमारा ZP3 रिसेप्टर, यहीं पे क्या होते हैं, आपके स्पर्म आके बाउंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ एक स्पर्म बना के, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म क्या हो रहे हैं, अटैक करते हैं एक साथ। लगभग आपके 200 से लेकर के 250 तक जो स्पर्म होते हैं वो फाइनली आपके ओवम तक रीच करते हैं, पहुंचते हैं और केवल एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो कि फाइनली फर्टिलाइजेशन करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं और ये चारों तरफ से आते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा स्पर्म होगा जो क्या करेगा, इस रिसेप्टर से बाउंड करेगा। तो यहाँ पे ये जो स्पर्म है ये काफ़ी क्या होगा, ये पहले क्यों पहुंचा होगा, आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से ये पहले क्या हो गया, पहुंच गया, रिसेप्टर से यहाँ पे बाउंड कर जाता है, बॉन्ड बना लेता है और फिर क्या होता है, इसमें एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन का मतलब कि जो एंजाइम्स होते हैं हमारे किसके पास, स्पर्म के पास, ये क्या करते हैं, इस लेयर को, जो इतनी मोटी जो लेयर है, इन्हें तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जो कौन, आपके स्पर्म हेड में प्रेजेंट होता है। और वही जो स्पर्म होता है ये क्या करता है, इन सभी लेयर्स को तोड़ने के लिए जो एक्रोसोमल रिएक्शन होता है वो यहाँ पे करवाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाउंड कर रहा है, किसके साथ, ZP3 रिसेप्टर के साथ। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे लेयर है वो है थर्ड लेयर, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। तो ये सबसे क्या है, इनर मोस्ट हमारी लेयर होगी, इनर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, यहाँ पे कह रहे हैं प्रोटेक्टिव लेयर होगी एंड ऑल्सो प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो इसका भी क्या काम है, पॉलीस्पर्मी को रोकेगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और क्या काम होता है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर आना है या कौन सा सब्सटेंस बाहर जाना है, इसका कंट्रोल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन जिसे कहेंगे, ये हमारा प्रोटेक्टिव लेयर हो गया और ये प्रिवेंट करेगा पॉलीस्पर्मी को, साथ ही ये क्या कंट्रोल करेगा कि किस चीज़ को अंदर भेजना है या बाहर की तरफ निकालना है। देन फोर्थ हमारा क्या है, पेरीवाइटेलाइन स्पेस। तो पेरीवाइटेलाइन स्पेस जो कि कैसा है, फ्लूइड फील्ड एरिया होता है हमारा, फ्लूइड फील्ड एरिया एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ भी डैमेज होने से बचाने के लिए क्या होता है, ये फ्लूइड फील्ड होते हैं। जैसे आपने बाइक वगैरह में देखे होंगे कि सॉकर लगे होते हैं, तो सॉकर इसलिए लगे होते हैं ताकि जो बाइक पे बैठा हुआ है उन्हें ज़्यादा शॉक नहीं लगे। मतलब बाइक पे बैठने पे क्या होता है कि अगर गड्ढे आते हैं
या फिर ब्रेकर आता है, तब क्या होता है आपको झटका लगता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सॉकर लगाए जाते हैं। तो वो जो काम है वो कौन करते हैं, यहाँ पे जो फ्लूइड फील्ड जो एरिया है जो कि कहाँ है, पेरीवाइटल स्पेस में, तो ये एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, तो ये इसका काम होता है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्या है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड कलर के जो हैं चारों तरफ से, ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। इट कंटेन्स एंजाइम एंड प्रिवेंटिंग फर्दर स्पर्म फ्यूजन। तो इनका भी वही काम है, सेम थिंग है। ये क्या करते हैं, इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ से सिक्रेट होते हैं, और ये हमारी जो लेयर होती है, ओवम की लेयर होती है, क्या करती है, इसे और ज़्यादा हार्ड बनाती है, ताकि जो स्पर्म है, दूसरे स्पर्म, वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाए या फिर बॉन्ड नहीं बना पाए या अंदर नहीं आ पाए। तो इसके लिए ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनसे जो एंजाइम निकलते हैं वो हमारी लेयर को और ज़्यादा हार्ड बनाती है। साथ ही में ये क्या करते हैं, फर्दर दूसरे स्पर्म के साथ फ्यूजन को ये रोकने का काम करते हैं। तो वही सेम चीज़ हुआ यहाँ पे। देन 6th नंबर क्या है आपका, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे गैमेट सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड जो होता है, प्लॉइडी हम न्यूक्लियस में ही देखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम के सेट बनते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या कंटेन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल, एंड विच इज़ नेसेसरी फॉर वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं क्रोमोसोम्स के वजह से क्या होता है, हमारे में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। यानी कि हर एक पर्सन क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं अपीयरेंस में, तो देखने में भी अलग होते हैं, बिहेवियर भी सबका डिफरेंट होता है इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर में होगा, ये तो थोड़ा साइड में बन गया, लेकिन ये जो न्यूक्लियस होते हैं थोड़ा मीन्स के कह सकते हैं ये सेंटर में होता है। तो ये हमारे यहाँ पे हर एक जो लेयर है, जो डिफरेंट पार्ट्स थे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जो कि एक हमारे सेकेंडरी oocyte में होती है। तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी एग सेल है वो कैसी है, अनफर्टिलाइज। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको समझ आया है। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।